अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है भारत से आलोक राजन साहब ने, बहुत शुक्रिया कि आज आप आएँ। और आलोक का ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है, वो भी हम देखते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, तो हम यकीनन आज जो डिबेट या जो बातचीत हमारी होगी, वो लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच आलोक कि आप आए। नमस्कार आरजू जी, थैंक यू कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। और बस काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि भाई आप लोग हमारे काम को कैसे ले रहे हो। नहीं, नहीं, हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं और अब अच्छी बात ये हुई है और चेंज ये आया है पाकिस्तान में। मैं आपको बताती चलूँ कि लोग अब इंडियन जर्नलिस्ट को भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी, तो उससे काफ़ी एक चेंज पाकिस्तान में हमने देखा कि अब बिहेवियर में चेंज आया है, अपनी गलतियों का थोड़ा-सा रियलाइज़ करना शुरू किया है। तो ये एक अच्छी बात होती है। ये और बात है कि आप लोग मज़े ले रहे होते हैं और अभी आप लोग चटखारे लेके बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन हमें बहरहाल कहीं न कहीं उसमें से कुछ न कुछ निकालना होता है पॉज़िटिव, जिससे हम अपने आप को बेटर कर पाएँ। तो आज लोग सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बातचीत, ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब से। और जिस तरह से उन्होंने पहले कहा और फिर वो मुकर गए कि जी भारत के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो कहीं न कहीं ज़रूर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात चल रही होगी कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। और जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा था और कोशिश भी की थी कि किसी किस्म के डायलॉग्स हों। आपके ख्याल से ऐसा पॉसिबल है? और अगर है तो क्या दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर होगा या इसी तरीके से लड़ते रहें अगले 200 साल और? देखिए आरजू जी, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लड़ाई किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी विवाद का हल नहीं है। लड़कर पाकिस्तान ने 4 जंगें हमसे लड़ी और लड़कर उसने देख लिया कि सॉल्व नहीं हुआ ना कश्मीर का इशू, और ना होगा। लड़ाई ताकत के दम पर तो नहीं हो सकता। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जी कैसे ये बात होगी और क्या शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा फिर जो पलटी मारी। देखिए, अ, जनरल बाजवा का जिक्र किया आपने। ये जनरल बाजवा के ही टर्म में हुआ कि सीज फायर का जो समझौता है वो दोनों पक्षों ने माना। ये बात तो आप मानती है ना जी। कि पिछले साल 1.5 साल से जो एलओसी पर शांति है वो जनरल बाजवा करके गए। तो चलिए, एक काम तो उन्होंने ये बढ़िया किया। अब उसके कई वजह हैं कि लाइक इकोनॉमिकल तंगी है कि भाई गोले बारूद के लिए पैसे चाहिए आपको लगातार फायरिंग करते रहने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन ये एक अच्छा अच्छा काम हुआ कि एलओसी पर शांति है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों के साइड में भी लोगों ने ये अप्रिशिएट किया होगा कि चलिए शांति तो हुई, कम से कम साल 1.5 साल से शांति है। अभी फायरिंग नहीं हो रही है। हाँ, घुसपैठ की कोशिशें उधर से हो रही हैं, वो आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं एलओसी पर, वो अलग बात है, लेकिन कमी आई है। ये अच्छी पहल है। दूसरी बात, तीसरी बात पे आता हूं मैं कि आपने कहा कि क्या हम 200 सालों तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। देखिए, ये तो गेंद आपके पाले में है, क्योंकि हर बार लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है। और ये मैं नहीं कहता, ये एयर चीफ मार्शल असगर असगर खान कह चुके हैं, आपके यहाँ के कई बड़े बड़े आर्मी के और उनके लीडर्स कह चुके हैं। तो हर बार लड़ाई आपने शुरू की। अगली बार शुरू करनी है कि नहीं करनी है, टोटली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है कि लड़ाई शुरू करनी कि नहीं। अब लड़ाई शुरू करने के लिए आपको चाहिए पैसे, आपको चाहिए असलहा, और वो पैसे अभी है नहीं। हमें पता है कि डॉलर की मारामारी कैसे है। चौथी जो चीज हुई है वो ये हुई है कि अब पाकिस्तान को ये समझ में आया है कि जैसे इमरान खान ने कारोबार तो बंद कर दिया, लेकिन अब समझ में आया कि उस कारोबार के बंद करने के जो दूर अंदेशी नतायज हैं, असर हैं, वो अब दिखने शुरू हो गए हैं। आपको चीजें वाया दुबई मंगानी पड़ रही हैं, वो महंगी पड़ रही हैं। आवाम पर महंगाई जो है वो टूट पड़ी है, आटा मिल नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब तो शांति की बात होगी। लेकिन लेकिन जो दूसरा धड़ा है, वो चाहे आर्मी का हो चाहे सियासत का हो, अगर भारत से संबंध अच्छे हो गए तो उन धड़ों का काम बंद हो जाएगा। मतलब ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग रही है, लेकिन ऐसा है। हम हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारी तरफ भी है, ऐसा नहीं है, हमारे तरफ भी है। लेकिन इंडिया की तरफ से कोशिश हमेशा हुई है शांति की। वो चाहे मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या चाहे वाजपेयी जी हो, हुई है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से कि वो चीज बीच में बंद करनी पड़ी है। अब जो कारोबार के बाद हुआ है, अब पब्लिक में भी देख रहा हूं मैं, पाकिस्तान की जनता भी, बहुत सारे कारोबारी हैं जो आम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी कारोबार शुरू होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। अब इंडिया में इसको किस तरह देखा जा रहा है? इंडिया में इसे देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के लोग बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, कि भाई जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप जी हमले करते हैं, प्रॉक्सी वॉर छेड़ते हैं, और अब जब आपकी जरूरत पड़ी है, पैसे नहीं है, तो अब जी दोस्ती बढ़ा लो, कारोबार कर लो, सब्जियां आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये है। मुझे लगता है कि
आने वाले, आप सही कह रही है, 200 साल हो आप जितना भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उधर से, या जो भी आप समझ लीजिए कि 24 घंटे के अंदर पलटना पड़ा, दोबारा कश्मीर का इशू बोलना पड़ा, तो मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका मतलब तो यही है कि एक ग्रुप जो है वो चाहता है इस्टेब्लिशमेंट का कि भारत के साथ बात हो, और दूसरा नहीं चाहता। यही वजह है कि उन्होंने बात की भी इसी वजह से थी, और वापस भी जो लिया है उसका रीजन भी हम लोगों को कम से कम यही समझ में आ रहा है। मगर आपकी तरफ से कहा जाता है कि जी जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी जब तक बातचीत नहीं हो सकती। अब टेररिज्म को रोकना जो है वो पाकिस्तान के अकेले के बस की बात नहीं है। ये चीज शायद बहुत से लोगों को अजीब लगे, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि अकेले इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, हमेशा कहती हूँ उसमें से कई और निकल आए। तो आपको नहीं लगता कि चाहे वो भारत हो या कोई और कंट्रीज हो, ये मिल बैठे और उसका कोई हल निकालें? ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशंस लॉन्च करने हैं कि क्या करना है? साथ साथ यूएई के बारे में भी कहा जा रहा था कि वहां भी रिक्वेस्ट की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी भारत से कहिए कि हमारे साथ बात कर ले। तो जाहिर है ये हाल हो जाता है, अगर आपस में बातचीत ना हो रही हो तो एक तीसरे को लाना पड़ता है। आपके ख्याल से कुछ पॉसिबल है यूएई की वजह से? और दूसरा ये कि आपस में बैठ के कोई डायलॉग हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आप 100 साल भी लगाएंगे पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा मुकम्मल तौर पे, जो ग्रुप्स यहाँ पे से ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, तीसरे पक्ष के तो पक्ष में मैं भी नहीं रहता, क्योंकि जब बात हमारे और आपके बीच है तो मुझे लगता है बातचीत भी हमारे और आपके बीच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात की, यूएई की तरफ से क्या कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा वो तो खैर सामने नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएई भारत को ज्यादा बोलेगा। वो उल्टा मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कहेगा कि भैया आप अपनी हरकतें बंद करें। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले कई साल से हम अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी में कर रहे थे, और सबको पता है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, एक आतंकवादी है। अमेरिका ने पहले ही उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, $2 मिलियन का इनाम था उसके सिर पे। लेकिन चाइना ने वीटो लगा के रखा हुआ था और वो हो नहीं रहा था। अब चाइना ने हटा लिया, बोला कि हम होल्ड हटाते हैं, आप कर दो, तो हो गया। वो अभी 2-3 दिन पुरानी खबर है। इसका संदेश क्या गया? इसका संदेश ये गया। हेलो? हेलो? जी जी। शायद बीच में आवाज कुछ कट गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब्दुल रहमान मक्की, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो इसका संदेश क्या गया कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी सपोर्ट कर रहा है ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को, और जो भी ऐसे एक्टर्स है। क्योंकि आपको याद होगा कि मक्की को वहां पर रिहा कर दिया गया, बोला गया कि सबूत नहीं है। अब जिस पर अमेरिका ने घोषित कर रखा हो, अब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो गया हो, उसके बाद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो एज ए स्टेट आप फेल हुए ना। ये जिम्मेदारी वहां की सियासी जमात और वहां की जो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन आप लोगों ने वो चीज इतनी फैला दी कि अब वो आपकी कंट्रोल से बाहर है। और अब इसमें देखिए इंडिया क्या करेगा। इंडिया अपनी सेनाएं तो नहीं भेजेगा लड़ने के लिए, लड़ना तो आपको है, काबू आपको करना है। तो जब तक ये आप काबू नहीं करोगे, और हम जानते हैं कि मक्की हो चाहे हाफिज सईद के वो ब्रदर इन लॉ हैं, हाफिज सईद हो, वो तो इंडिया के खिलाफ हमेशा काम करते हैं और करते आए हैं। तो जब तक काबू नहीं करेंगे तो तब तक तो बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। और अगर पाकिस्तानी ऐसा कह रहा है कि जी अकेले काबू नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान को चाहिए कि फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई दूसरा देश थोड़ी ना आएगा आपके यहाँ लड़ने, अमेरिका की तरह। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये ऑपरेशन कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं इस तरह के लोगों को काबू करने के लिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं की गई, और बिल्कुल एक तरह की खामोशी है, ना सिर्फ गवर्नमेंट साइड से बल्कि चाहे वो फौज हो चाहे वो मीडिया हो, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, कि वहां पर अभी तक ये जो अब्दुल रहमान मक्की है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हो सकता है अब कोई और चारा तो नहीं है बाहर एक्सेप्ट करने के अलावा। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें भारत की, भारत की गवर्नमेंट काफी बेहतर चल रही है, और चाहे वो इकोनॉमी हो या दूसरी चीजों को ले लीजिए, कई बार जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो है वो भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे गवर्नमेंट से बाहर हो। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कहीं ना कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट्स भी साथ साथ आती रहती हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, और उसमें बहुत कहा जाता है कि जी भारत जो है वो भी एक तरह से
एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, या ये कि वहां पर भी मुस्लिम्स या दूसरी जो लोग रहते हैं दूसरे रिलीजन के, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर क्रिटिसाइज की जाती हैं। उसमें आपके अपने लोग भी शामिल हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स को उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। तो आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है, कहाँ तक ये रिपोर्ट्स ठीक हैं और क्या चीज गलत हो रही है? क्योंकि जाहिर है कोई भी, वो जो कहते हैं ना आमिर खान का डायलॉग है, कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता, तो वो वाली बात है कि कोई देश भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? आजकल बहुत चर्चा में है वैसे ये रिपोर्ट्स हमारे यहाँ। देखिए, पहली बात, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो रिपोर्ट बनाई किसने है। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने। अच्छा, उसमें भी अब ये देखना है कि बीबीसी के किस धड़े ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और वो धड़ा मैं आपको बताता हूँ, वो पाकिस्तानी धड़ा है, जो पाकिस्तानी सपोर्टेड है, पाकिस्तानी धड़ा है। ये पहली बात हुई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। तीसरी चीज हमें देखनी है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अपने देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। और हमारे देश में गुजरात दंगों की जो सुनवाई हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, सालों तक सुनवाई चली है। और उसके बाद भी उसमें पीएम मोदी की तरफ से कोई नाम उनको नहीं बताया गया कि ये जिम्मेदार है या नहीं। वो साफ कहा गया कि जी इनको क्लीन चिट दी जाती है, इनका कोई वो नहीं है। और दंगे सिर्फ गुजरात में नहीं हुए थे, दंगे और भी पहले भी कई बार हो चुके हैं, कई जगहों पे हो चुके हैं, अभी हाल ही में दिल्ली में हुए थे। तो ये जब दो कम्युनिटी इतनी बड़ी रहती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। एक घर में आपको लड़ाई हो जाती है भाइयों में, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग बड़ी कम्युनिटीज का मामला है, तो थोड़ी बहुत वो लड़ाई झगड़े होते हैं। 130 करोड़ का देश है, आपको भी पता है, ऐसा होगा। अब रही बात कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, एक धड़ा तो ये भी है जो मोदी को पसंद नहीं करता, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। उसमें वेस्टर्न मीडिया भी है, और ब्रिटिश को हमने पछाड़ के अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। तो जो ब्रिटिश का दूसरा गुट है वो भी मोदी को पसंद नहीं करता। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है वो ऊपर है, अभी पीक पर चल रही है। लोग भरोसा कर रहे हैं, वो राइट विंग की पॉलिटिक्स जो है वो काम भी दिखा रही है बहुत सारी। तो ये सारा खेल जो है वो नैरेटिव का है। और नैरेटिव में आप 100 में से 100 लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। उनमें से अगर 50 लोग आपके साथ है तो 50 आपके खिलाफ भी होंगे। 50 में से हो सकता है कि 30 बहुत ज्यादा खिलाफ होंगे, 30 थोड़े से माइल्ड होंगे। तो ये वही प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें इनका नाम नहीं। लेकिन अब चूंकि पिछले 8 साल में पीएम मोदी ने जिस तरह से काम करके दिखाया है, इंडिया को आगे बढ़ा के दिखाया है, चाहे पूरे वर्ल्ड फोरम की बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोजगार में हो, नई नई चीजों के इन्वेंशन में और टेक्नोलॉजी लेकर आने में हो, तो ये चीज उस मीडिया के धड़े को ये बात हजम नहीं हो रही कि नहीं यार ये कैसे हो जाएंगे, तो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो डिफेम करने की कोशिश है, और बिल्कुल ये रबिश है। मतलब जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो एक निहायत ही बकवास है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे उधर जो लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो भाई सब एक ही ब्रदरहुड का नतीजा है। नहीं तो सर, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं तो कहा जाए कि नहीं जी गलत ही बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जिसको सुनकर या देखकर गवर्नमेंट को तो कुछ चीजों को जो है वो ऑर्डर में करना चाहिए, कुछ चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है? जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि बहुत साल से हम यही देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता है, कभी शाहीन बाग हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इसमें से बाहर निकलना तो चाहिए। और आप क्या समझते हैं एज अ जर्नलिस्ट के इंडियन गवर्नमेंट इस क्राइसिस से कैसे निकल सकती है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इस क्राइसिस से निकल जाएगी, पहले भी वो निकल चुकी है। अभी तो रिपोर्ट आई है ना, किसी एक संस्था ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। चलिए, मैं अब इसके उलट अजू जी मैं आता हूँ। 2002 के बाद आप मुझे बताइए कि गुजरात में दंगे हुए क्या? नहीं हुए ना। हम्म। 2002 के बाद दंगे नहीं हुए। गुजरात में जो बीजेपी को हर इलेक्शंस में, जो असेंबली इलेक्शंस होती हैं उनमें बम्पर जीत मिलती है, उसमें वहां के मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पूर्णतः मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं। इसके उलट मैं आता हूं जरा, जो नेशनल इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, उसमें आप रिपोर्ट्स हैं, आप जाकर रिपोर्ट्स उसमें पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि देवबंद जैसी सीट, जो बिल्कुल वहां पे 90% मुस्लिम हो सकते हैं, उस सीट को भी बीजेपी ने जीता है। तो देखिए, नैरेटिव बनाना अलग बात है, और यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है। लोग जानते हैं, और इस देश का मुस्लिम भी अब समझ चुका है कि अभी तक उनके साथ बाकी पार्टियां जो खेल कर रही थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मोदी सरकार ने पिछले अगर 8 साल के आप रिपोर्ट देखेंगे, सबसे ज्यादा मदरसों को ग्रांट दिया है। आप देखेंगे जो हम्म। वजीफे होते हैं, जो स्कॉलरशिप होती है माइनॉरिटीज के लिए, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों को हजारों करोड़ का वजीफा दिया गया है पढ़ने के लिए। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि जी उनके एक हाथ में, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर चाहिए।
और आज नतीजा हम सबके सामने है, मदरसे के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप चश्मे को थोड़ा सा घुमाएंगी तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। और विरोध तो हर जगह है। और देखिए मोदी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा मैं भारत सरकार की तारीफ कर रहा हूं कि देखिए उसने काम किया है और वो नजर आ रहा है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगी तो यहाँ पे गरीबों के लिए लाखों घर बनवाए गए, फ्लैट्स जो नए आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, उनमें पाने वाले मुस्लिम्स भी हैं। और वो यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो भारत की कोशिश होती है कि आप चाहे लाख प्रोपेगेंडा करते रहिए, हम तो काम करके दिखा रहे हैं। हमें मतलब हमारे देश के मुसलमानों से, हमारे देश की माइनॉरिटीज से, हमारे देश के लोगों से है। वो जो मानेंगे, जो सोचेंगे, करेंगे, वही नैरेटिव होगा हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन हमने इस किस्म की सिचुएशन पहले नहीं देखी। इवन मैं अभी तो नहीं, मेरे ख्याल है 10-12 साल पहले यूएई गई थी, तो वहां पर एक साहब मुझे मिले थे, इंडियन इंडियन थे और गुजरात से थे, और उनका ये कहना था कि वो वापस जाना नहीं चाहते गुजरात दंगों के बाद। तो ये तो ठीक है कि बहुत प्रोग्रेस की है इंडिया ने, सब कुछ है, लेकिन गुजरात दंगों के बाद आगे बढ़ने में आपको लग रहा है क्या मुश्किल पेश आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी मुश्किल जो है वो पेश आ रही है। देखिए अभी जो है एक धड़ा दुनिया का ये बिल्कुल कह रहा है कि जी मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनका कद बढ़ रहा है, उनको शॉर्टन करने की जरूरत है। आप देखिए अमेरिका से हमने सीधे सीधे बोल दिया कि जी हम रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे, हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, आप हमारी विदेश नीति पर हमारे जो लोगों की जरूरत है हम वो पूरी करेंगे, हम आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं तो एक धड़ा ये काम करता है ना कि जी आप मेरे हिसाब से चलो, वरना हम आपको करने नहीं देंगे। और वही हो रहा है। 2002 दंगों को हुए बीते हुए 21 साल हो चुके हैं। सुनवाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि जब दंगे हुए तो उसके बाद भी पूरी दुनिया में लहर चली थी कि मोदी तो ऐसा है, मोदी तो वैसा है, ये। लेकिन उसके बाद भी चीजें हैंडल हुई हैं, चीजें देखी गई हैं, संभाली गई हैं, और हमने आगे प्रोग्रेस किया है। वो चाहे आप जब वर्ल्ड वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी रैंकिंग सुधरी है। जब हमारे पासपोर्ट की हम्म। बात करते हैं उसमें भी रैंकिंग सुधरी है। जो इस तरह की और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ रैंकिंग्स देती है, उनमें हमने सुधार की कोशिश की है। करप्शन इंडेक्स में हमने चीजें सुधारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि डील नहीं हो रहा है या सुधर नहीं सकती हैं। मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन डील तो हो ही रहा है ना, मुश्किलें दूर की जा रही हैं। बिकॉज उन साहब से भी मैं काफी टाइम पहले मिली थी, और इत्तेफाक से वो भी पता नहीं, आई थिंक शारजा उसमें थे, शारजा टीवी में के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह से बातचीत में बताया था। लेकिन खैर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ आपके ख्याल से क्या पॉलिसी होनी चाहिए भारत की, और चीजों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? वो तो ठीक है कि आप कहेंगे जी टेररिज्म पे काम करें, और वो एक ऐसा ऐसा ऐसी चीज आपने हमें दे दी है जिसमें सालों लग जाएंगे, लेकिन उन बीच के जो कई साल हैं उसमें क्या करें? कोई बातचीत ना हो, कोई ट्रेड ना हो, कोई आना जाना ना हो, कुछ तो मतलब होगा ना कि साथ साथ चीजें चलती नहीं। आप सिर्फ ये समझते हैं कि अगर जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि कुछ साल के लिए कश्मीर कश्मीर करना हम बंद कर दें, तो मामला सही होगा? आपके ख्याल से क्या चीज बेहतर होगी? देखिए बेहतर तो यही होगा कि सबसे, देखिए हमारा जो मेन कंसर्न है वो है टेररिज्म। मतलब इसके अलावा तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए कोई है नहीं। क्योंकि टेररिज्म से, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उससे हमें इतने नुकसान उठाने पड़े हैं कि हम सबको पता है, मुंबई अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, पठानकोट अटैक हो, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, आप डिनाई करो, आप करो, लेकिन भाई जो घुसपैठ होके आती है या जो चीजें, कसाब आया तो दुनिया को पता चला नहीं कसाब पाकिस्तानी था। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। या मक्की पता है ना कि पाकिस्तानी है। या जो साजिद मीर पकड़ा गया, जिसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए आप लोगों ने छुपा रखा था, आप लोगों ने इन द सेंस कि पाकिस्तान ने छुपा रखा था, वो तो मानते ही नहीं थे। लेकिन साजिद मीर को भी पकड़ा गया ना, तब जाके आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर है। तो पाकिस्तान को देखिए ये सोचना पड़ेगा, उसको वो लाइन खींचनी पड़ेगी कि हमें अब ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। पहले ये प्रोपेगेंडा, पहले ये चीजें छुपाई जा सकती थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अब चीजें इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि ये चीज छुपाई नहीं जा सकती। और आपके चारों तरफ आप अकेले आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। आपको अगर चलना है तो आपको लोन की जरूरत है। चलिए अभी आपकी इकोनॉमी खराब है, अभी आपको लोन की जरूरत है। लोन क्यों मिलेगा? जब यूएन डेजिग्नेट करेगा टेररिस्ट को तो उसमें लोन मिलने में दिक्कत होगी। आप फिर से एफएटीएफ की तरफ एक कदम आपने और बढ़ा देंगे। आप भले ही लाख कोशिशें करें कि हम फिर से ना जाएं, लेकिन ये कदम तो गया ना उसकी तरफ, कि भाई एक आतंकवादी आपके यहाँ जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो गया। ये भारत की जीत थी। अब पाकिस्तान को ये सोचना है कि उसे आगे क्या करना है। क्योंकि देखिए हमारे ऊपर, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इस वक्त जो इकोनॉमी हो गई है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कारोबार हो या नहीं हो। फर्क पाकिस्तान को पड़ता है। क्योंकि कारोबार नहीं होने की वजह से जो चीज 10 रुपए की थी वो आपको 20 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। वो भारत से आपको बॉर्डर पार करना था, 10 रुपए में आपको चीज मिल जानी थी। तो पाकिस्तान के जो
पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, यानी कि वो चाहे आपकी आर्मी हो चाहे आपकी सियासत हो, उनको ये चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि हमें पहले इसको कम करिए और फिर हम थोड़ा सा लचीला रुख दिखाएं। आप सोचिए कि ये क्या संदेश गया कि 24 घंटे के भीतर शहबाज शरीफ को अल अरेबिया को कहते हैं इंटरव्यू देके कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, 3 जंगें हमने सीख ली, हमने सबक ले लिया, और 24 घंटे में पीएमओ से बयान जारी होता है, स्टेटमेंट जारी होता है कि नहीं, जब तक कश्मीर से 370 रिवोक नहीं होगा तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये तय तो आपको करना है, गेंद आपके पाले में है, आगे आपको बढ़ना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि शहबाज शरीफ साहब आधे ग्रुप की सुनते हैं कि पूरे की सुनते हैं, बेचारे करें तो क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सारा निजाम जो चलाता है, सारा सिस्टम जिसके हाथ में, वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। और ये चीज कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, या मैं नहीं समझती कि ये बात आप किसी को पता नहीं है। थैंक यू सो मच, चलो आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच।